So hello everyone, in this video we are going to discuss about new chapter knowing our numbers. So before we start our chapter, let's have a look at the topics that we are going to cover in this chapter. So ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, और यदि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को नेविगेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम स्टैम्प्स का यूज़ कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से। नंबर्स क्या होते हैं ये तो हम सभी जानते हैं। सो नंबर की यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है। नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं 10 सिंबल से, 0 से लेकर 9, जिसे हम डिजिट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 54 लिया हमने, सो ये क्या है, नंबर्स हैं। और अगर इसे सेपरेट करें सो ये हो जाएगा डिजिट्स, और इसे हम नंबर भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम ग्रुपिंग में लेते हैं नंबर 2, 5, 8 लिया हमने, जिसे हम कहेंगे न्यूमेरल, और इसे हम मोस्टली नंबर्स कहते हैं। इसे हम न्यूमेरल भी कह सकते हैं और नंबर्स भी कह सकते हैं। एंड अगर हम यहाँ पर 1 की स्पेलिंग राइट करते हैं सो ये होगा न्यूमिरेशन। सो अगर हम इसे वर्ड्स में लिखेंगे सो ये हो जाएगा न्यूमिरेशन। सो ये कुछ स्टेप्स हैं नंबर्स की जिसे हमें पूरे चैप्टर में ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक्सटेंशन ऑफ नंबर सिस्टम। इसमें हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर की। सो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है 9, बिकॉज 1 से लेकर अगर आप 9 तक देखेंगे तो आपको जो बड़ा नंबर दिखेगा वो है 9, क्योंकि 9 के बाद 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाता है। सो अगर इसमें हम +1 कर दें तो ये बन जाएगा 10, जो कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। अब अगर आगे से हम कंटिन्यू करें सो जो 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो होगा 99, क्योंकि जो 2 डिजिट नंबर है वो 10 से स्टार्ट होता है और 99 पर ख़त्म होता है। सो 10 अगर स्मॉलेस्ट नंबर है तो ग्रेटेस्ट नंबर होगा 99। अब इसे हम +1 करेंगे सो ये हो जाएगा 100, जो कि 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके, अब हम 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर देखते हैं, 999। अब 100 से 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो रहा है सो ये ख़त्म होगा 999 पर। सो जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा वो होगा 999। अब इसमें हम +1 कर दें सो ये हो जाएगा 1000, जो कि 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है। सो इसी तरह आप इस एक्सटेंशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे हमें जो आगे के 5 डिजिट, 4 डिजिट, 6 डिजिट जो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर है उनका पता हम लगा सकते हैं। सो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यूज़ ऑफ कॉमास। कॉमास जो है वो हमें लार्ज नंबर को रीड और राइट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कुछ नंबर्स ले लेते हैं, 5, 6, 7, 4, 3, 2, 1। ओके, सो हमने यहाँ पर ये नंबर ले लिया है। अब हम इसे रीड नहीं कर पाएंगे, और ना ही अगर हमें कोई कह दे कि इसे ऐसे रीड करो तो हम इसे राइट और रीड नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए यहाँ पर कॉमास का यूज़ होता है। सो जो फर्स्ट कॉमा लगता है वो लगता है 100 की बाद, सो वो लगेगा यहाँ पर। ओके, फिर जो नेक्स्ट कॉमा लगेगा वो लगेगा 2 डिजिट के बाद, वो यहाँ पर लगा दिया हमने। अब हम इसे इजीली रीड कर सकते हैं, 56,74,321। सो इस कॉमा की हेल्प से हम उसे रीड कर पाए। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 6, 5,
4 3 2 4 एंड 1। ओके, सो एक नंबर ये हो गया। अब यहाँ पर भी हम 100 के बाद लगा देंगे कॉमा। ओके, एंड एक यहाँ पर लगा दिया 2 डिजिट के बाद, तो इसे भी हम इजीली रीड कर पाएंगे 65,43,241। सो ये कॉमा हमारे लिए बहुत ही आसान कर देता है किसी बड़े नंबर को रीड करना। ओके, सो इसीलिए यहाँ पर कॉमास का यूज होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो हमें यहाँ पर फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस बताना है। सो हम इसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जांपल 5 4 2, मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिए हैं, उसकी हमें फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बतानी है। ओके, सो यहाँ पर जो ये 5 है ये है 100 की प्लेस पर, 4 टेंस की प्लेस पर है और 2 वंस की प्लेस पर है। ओके, सो हमें यहाँ पर 4 की फेस वैल्यू बतानी है। सो 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। 4 ना तो 1 बन जाएगा और ना ही 0 बन जाएगा। 4 की जो फेस वैल्यू होगी वो 4 ही रहेगी। अब हमें प्लेस वैल्यू बतानी है। सो हम प्लेस वैल्यू में ले लेते हैं 5 को। ओके, सो 5 है 100 की प्लेस पर, सो 5 इंटू 100 इक्वल टू 500, मतलब जो 5 की प्लेस वैल्यू है वो है 500। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 2 4 8 एंड 5। ओके, सो जो 2 है वो 1000 की प्लेस पर है, 4 100 की प्लेस पर, 8 है वो टेंस की प्लेस पर और 5 वंस की प्लेस पर। सो अब हम यहाँ पर फेस वैल्यू बताएंगे 5 की। सो 5 की जो फेस वैल्यू होगी वो 5 ही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें। ओके, अब हम 2 की प्लेस वैल्यू बताते हैं। सो 2 है 1000 की प्लेस पर, सो यहाँ पर उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1000 से, सो ये हो जाएगा 2000, मतलब जो 2 है वो 1000 की प्लेस पर है, मतलब ये क्या हो गई उसकी प्लेस वैल्यू हो गई, मतलब वो जिस जगह पर बैठा है हमने उस जगह का नाम बताया है यहाँ पर। एक और एग्जांपल लेते हैं 35, सो 3 टेंस की प्लेस पर है और 5 वंस की प्लेस पर है। सो 5 की जो फेस वैल्यू होगी 5 ही रहेगी और हम 3 की प्लेस वैल्यू बताएंगे। सो 3 है टेंस की प्लेस पर, सो 3 इंटू 10 इक्वल टू 30। सो ये 30 की प्लेस वैल्यू हो गई टेंस। सो इसी तरीके से हमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आएंगे एग्जाम में उसे इसी तरीके से सॉल्व करना है। सो आई होप आपको फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू समझ में आया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस। सो नेशनल न्यूमरेशंस तो हमें पता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड सो ऑन। सो ये सब नेशनल न्यूमरेशंस है, बट अभी यहाँ बात हो रही है इंटरनेशनल न्यूमरेशंस की। सो इसका जो फर्स्ट पीरियड होगा वंस, टेंस एंड 100, सो ये इसका फर्स्ट पीरियड है जो कि हमारे नेशनल न्यूमरेशंस में भी होता है। एंड सेकंड 1000, 10,000 एंड 100,000। ओके, सो ये हो गया इसका सेकंड। एंड थर्ड मिलियन प्लस 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। सो ये हो गए इंटरनेशनल न्यूमरेशंस। अगर हम यहाँ पर मिलियन की जगह पर बात करें
सो यहाँ पर होता है 10 लाख, करोड़ एंड और भी आगे, जो हम आगे कंटिन्यू अगर इसे करना चाहें तो आगे और भी हम न्यूमरेशंस कर सकते हैं। सो ये तो हो गया इंटरनेशनल न्यूमरेशंस। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे कि आपको नंबर्स को इंटरनेशनल वे में डिफाइन करना है। सो आप इसी पैटर्न में कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंपेयरिंग नंबर्स। सो हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स के बीच कंपैरिजन करना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है एंड कौन सा नंबर छोटा है। सो फॉर एग्जांपल 56 एंड 35। ओके, सो यहाँ पर भी 2 डिजिट नंबर है और यहाँ पर भी। ओके, बट हमें यहाँ पर दोनों नंबर्स देखना है कि दोनों नंबर्स इक्वल है या कौन से बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा नंबर है। सो 6 जो है 3 से बड़ा है एंड 5 और 5 इक्वल है, बट यहाँ पर 6 बड़ा है, सो जो बिग नंबर होगा वो होगा 56। सो हमें ऐसे ही नंबर को मैच करते हुए, और अगर अनइक्वल हो तो हमें उसे ध्यान में रखते हुए ही हमें बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर लेस है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 258 एंड 359। ओके, सो ये 3 डिजिट नंबर है यहाँ पर। सो 8 है वंस की प्लेस पर और 9 भी वंस की प्लेस पर है, सो 9 बड़ा है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है 5 टेंस की प्लेस पर है और यहाँ पर भी 5 टेंस की प्लेस पर है, दोनों ही इक्वल है। फिर है 200 की प्लेस पर एंड 3 है 100 की प्लेस पर, बट 2 से 3 बड़ा है। सो जो बिग नंबर होगा, जो ग्रेटर नंबर होगा वो होगा 359। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 4591। ओके, एंड 5000। ठीक है, सो यहाँ पर जो 1 है वो वंस की प्लेस पर है और यहाँ पर 0 है। फिर यहाँ पर 9 टेंस की प्लेस पर है, फिर यहाँ पर 0 है। एंड 5 जो 100 की प्लेस पर है और 100 की प्लेस पर यहाँ पर 0 है। 4 है 1000 की प्लेस पर और यहाँ पर 5 है। सो जो 5000 है वो बड़ा है 4591 से। सो ये नंबर ग्रेटर है। सो इसी तरीके से हमें नंबर्स का ध्यान रखते हुए कंपैरिजन करना है कुछ नंबर्स के बीच। सो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ क्वेश्चन इज, एक यूनिफॉर्म स्कर्ट को बनाने के लिए 2 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ती है और जो अवेलेबल क्लॉथ है 35 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर, उसमें से हम कितने स्कर्ट्स बना सकते हैं और कितना कपड़ा बचेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अवेलेबल क्लॉथ। सो लेंथ ऑफ क्लॉथ अवेलेबल equal to 35 meter plus 35 सेंटीमीटर। ओके, सो अब ये जो 35 मीटर है इसे हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। मीन्स 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। सो 35 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये होगा 3500 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर, ऐड कर देंगे सो ये हो जाएगा 3535 सेंटीमीटर। सो ये तो हो गया हमारा अवेलेबल क्लॉथ। अब निकालेंगे रिक्वायर्ड क्लॉथ, जो कि एक स्कर्ट के लिए रिक्वायर्ड है। सो क्लॉथ required for one skirt equal to 2 meter plus 10 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पर भी इस 2 मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। सो 2 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 200 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे। सो ये हो जाएगा 210 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर तो हमने अवेलेबल क्लॉथ और रिक्वायर्ड क्लॉथ को फाइंड कर लिया है, बट अभी हमें ये फाइंड करना है कि इतने क्लॉथ में से कितना स्कर्ट बनेंगे और कितना कपड़ा बचेगा। सो क्या करेंगे, 210 में से डिवाइड कर देंगे 3535 को। सो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं 3535 210। सो अब यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे। सो ये डिवाइड होगा 1 टाइम में। सबसे पहले 210 डिवाइड कर देंगे, 3 का 3 आ जाएगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे। सो 4, 3 से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 1 और ऊपर से लेंगे 5। अब 210 का फिर इससे डिवाइड करेंगे। सो ये डिवाइड होगा 6 टाइम में। सो यहाँ पर आ जाएगा 1260। सो अब इसे माइनस करेंगे 5 एंड कैरी लेंगे, 13 से 6 माइनस होंगे 7, 3 से 2 माइनस होंगे 1 एंड 1 से 1 माइनस होगा 0। सो यहाँ पर जो स्कर्ट्स हैं वो बनेंगे 16 स्कर्ट्स। 16 skirts can be stitched। और जो रिमेनिंग क्लॉथ है वो है 1 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। सो ये हो गया हमारा आंसर। सो ये बहुत थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट बहुत ही इजी है। इसमें बस स्टेप्स ध्यान रखनी है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे तो हमें अच्छे से रिकॉल हो जाएगा कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, यूनिट्स ऑफ लेंथ। हमारी लाइफ में कई ऐसे सिचुएशंस होती है जिसमें हम लेंथ का यूज़ करते हैं। सपोज हमें कहीं जाना है, सो हम उस डेस्टिनेशन को पहले ही गूगल मैप पे सर्च कर लेते हैं कि ये डेस्टिनेशन कितने किलोमीटर होगी और हमें वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। सो ऐसी कई सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम लेंथ का यूज़ करते हैं। सो हम यहाँ पर कुछ बेसिक से पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं यूनिट्स ऑफ लेंथ के। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 millimeter and 1 meter equal to 100 सेंटीमीटर। सो ये कुछ यूनिट्स ऑफ लेंथ के पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए। सो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम आगे, जिससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। यूनिट्स ऑफ मास। हमारे डेली बेसिस पर हम मार्केट जाते हैं और सब्जियां परचेस करते हैं। सो हम सब्जियां परचेस करते हैं किलोग्राम और ग्राम में। अब ऐसा तो होता नहीं है कि हम सब्जी किलोमीटर या किलोलीटर या फिर लीटर में खरीद रहे हैं, हम उसे खरीदते हैं किलोग्राम और ग्राम में। सो यही होता है मास, जो कि किसी चीज़ के वेट को मेजर करता है। सो यहाँ पर हम मास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस कर लेते हैं। सो 1 ग्राम इक्वल टू 1000 milligram and 1 kilogram equal to 1000 ग्राम। सो ये कुछ मास के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए और इससे रिलेटेड हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। सो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। एक चॉकलेट बॉक्स का जो वेट है वो है 1 kg 750 ग्राम। सो हमें यहाँ पर 25 बॉक्सेस की टोटल वेट का पता करना है। सो मास ऑफ 1 बॉक्स इक्वल टू 1 kg प्लस 750 ग्राम। ओके,
अब ये जो 1 kg है इसे हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम। सो 1 इंटू 1000 ग्राम प्लस 750 ग्राम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो ये हो जाएगा 1000 ग्राम प्लस 750 ग्राम, इन दोनों को ऐड करेंगे। सो ये हो जाएगा 1750 ग्राम। अब यहाँ तो हो गया 1 बॉक्स का, अब हमें निकालना है 25 बॉक्सेस का टोटल मास। सो 25 बॉक्सेस इक्वल टू, अब ये जो 1750 ग्राम है उसमें हम करेंगे 25 का मल्टीप्लिकेशन। सो 750 ग्राम इंटू 25 बॉक्सेस। ओके, इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो आंसर आएगा 43,750 ग्राम। सो इसे जब हम लिखेंगे 43 किलोग्राम एंड 750 ग्राम, सो ये हो गया 25 बॉक्सेस का टोटल मास। सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। जब हम किसी लिक्विड चीज़ों को परचेज करते हैं लाइक मिल्क, ऑयल, बटर मिल्क, सो इन सब चीज़ों को हम लीटर में परचेज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक किचन इक्विपमेंट ले रही हूँ जो कि एक कप है और ये 250 ml का है। अगर मुझे इस कप से कुछ मेज़र करना होगा तो ये उसका वॉल्यूम होगा। सो यही होता है यूनिट ऑफ वॉल्यूम। सो हम यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स पर डिस्कस कर लेते हैं। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1 किलोलीटर इक्वल टू 1000 लीटर। सो ये कुछ बेसिक से पॉइंट हैं वॉल्यूम के और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे आगे, सो हमें और इजीली क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। मिस्टर ब्राउन ने पाइनएप्पल जूस की 5 कैन्स खरीदी हैं जो कि 1 लीटर ईच है, मतलब हर कैन में 1 लीटर जूस है और वो 2500 मिलीलीटर जूस पी चुके हैं। सो अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितने मिलीलीटर जूस अभी भी बाकी है। सो 1 कैन में 1 लीटर जूस है, विच मीन्स 5 कैन में 5 लीटर जूस है। अब ये जो 5 कैन है इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 2500 में जो कि वो पी चुके हैं। सो लीटर इक्वल टू 5 इंटू 2500 मिली लीटर। सो इसका जो मल्टीप्लिकेशन करने पर प्रोडक्ट आएगा 12,500 मिली लीटर। सो यहाँ पर हमने इसका जो वो पी चुके थे उसका यहाँ पर प्रोडक्ट निकाल लिया है। अब मिलीलीटर इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें मिलीलीटर फाइंड करना है कि कितने मिलीलीटर जूस अभी भी रिमेनिंग है। सो 12,500 में से माइनस करेंगे 2500 को। सो इसको माइनस करने पर जो आंसर आएगा वो होगा 10,000 मिलीलीटर। मतलब वो जितना पी चुके थे उसमें से हमने उसको माइनस करके जो रिमेनिंग था वो यहाँ पर निकाल लिया है, इतना ये अभी भी रिमेनिंग है। ओके, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था और ये वॉल्यूम से रिलेटेड था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स में इंग्लिश लेटर्स का यूज़ होता है और रोमन नंबर्स बहुत ही ओल्डेस्ट सिस्टम है जो कि डेवलप किया था रोमन ने और ये काफ़ी कंट्रीज़ में फॉलो किया जाता है। हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा क्लॉक्स में रोमन नंबर्स होते हैं, हमारी जो वॉच होती है उसमें भी रोमन नंबर्स होते हैं, यहाँ तक कि हमारे जो कपड़ों का साइज़ होता है उसमें भी रोमन नंबर्स होते हैं जो इंग्लिश लेटर्स में होते हैं XL, L, S, X।
सो ये जो इंग्लिश लेटर्स हैं ये होते हैं रोमन नंबर्स जो कि हमारे साइज को प्रेजेंट करते हैं। सो ये तो हो गया रोमन सिस्टम का इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर हम रोमन सिस्टम की 7 बेसिक जो सिंबल्स हैं उन्हें देख लेते हैं जो कि रिप्रेजेंट करेंगे हमारे काउंटिंग नंबर्स को। सो 1 के लिए होगा I, 5 के लिए होगा V, 10 के लिए होगा X एंड 50 के लिए होगा L, 100 के लिए होगा C, 500 के लिए D एंड 1000 के लिए M यूज होगा। सो ये जो बेसिक 7 रोमन सिस्टम है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे जो काउंटिंग नंबर्स होती है उन्हें। अब हम 1 to 10 तक के नंबर्स को देख लेते हैं कि उन्हें हम रोमन नंबर्स में कैसे राइट कर सकते हैं। सो 1 के लिए हम लिखेंगे I, 2 के लिए डबल I, 3 के लिए ट्रिपल I, 4 के लिए IV, 5 के लिए यूज होगा V, 6 के लिए VI, 7 V डबल I, 8 V ट्रिपल I, 9 के लिए होगा IX एंड 10 के लिए होगा X। सो ये 1 to 10 तक के जो नंबर्स थे उन्हें हमने रोमन नंबर्स में देखा है कि हम उसे कैसे राइट कर सकते हैं रोमन नंबर्स में। अब हम रोमन सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स देख लेते हैं तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रोमन नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं रूल्स की तरफ। फर्स्ट रूल है, एक रोमन सिंबल के रिपीटेशन का मतलब है कि जब उसे जितनी बार जोड़ा जाता है उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। अब ये कैसे होगा ये एग्जाम्पल्स में देखेंगे। अभी यहाँ पर इसके जो 3 इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं वो देख लेते हैं। सो इसका जो फर्स्ट नोट है IX M C can be repeated. नेक्स्ट नोट है L, V एंड D को रिपीट नहीं कर सकते और नेवर रिपीटेड। थर्ड नोट है नो सिंबल कैन बी रिपीटेड more than 3 times. So ये कुछ 3 नोट्स है इसकी जिसमें IX MC को हम रिपीट कर सकते हैं, L V एंड D को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं और कोई भी सिंबल 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता है। सो ये इसके 3 इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो हम यहाँ पर लेते हैं ट्रिपल I। अब इसे हम ऐड करेंगे और ये जो I होता है वो होता है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है और ये जो I है ये 1 को रिप्रेजेंट करता है। सो 1 प्लस 1 प्लस 1, सो ये जब तीनों ऐड होंगे सो ये बन जाएगा 3। ठीक है, सो यही था रिपीटेशन में कि जब हम किसी रोमन सिंबल को ऐड करते हैं सो उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। सो यहाँ पर ये 3 आए थे जो कि इस 1 1 1 को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उसे हमने ऐड किया सो वो बन गया 3। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर x और x। अब x किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 को। सो 10 प्लस 10, सो ये हो जाएगा 20। सो यहाँ पर भी जब हमने
x और x की जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें हमने 10 लिया, उसे ऐड करा तो उसका जो आंसर आया है वो आया है 20। मतलब यहाँ पर भी इसी ऐड करने पर उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ गई है। सो इसी तरीके से जो है वो फर्स्ट रूल है जो कि बहुत ही इजी रूल है। अब हमें इसमें सिर्फ थोड़े से नोट्स का ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। सेकेंड रूल है, एक बड़े रोमन नंबर के राइट साइड रखा गया एक छोटा रोमन नंबर हमेशा ऐड होता है बड़े रोमन नंबर्स में। सो यहाँ पर ये सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं V और I। सो V रिप्रेजेंट करता है 5 को, प्लस I रिप्रेजेंट करता है 1 को। सो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब देखिए 5 जो कि बड़ा है 1 से, सो बड़ा रोमन नंबर के राइट साइड रखा गया छोटा रोमन नंबर हमेशा ऐड होता है बड़े रोमन नंबर्स में। सो अब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। सो ये हो गया एक एग्जाम्पल। सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। x और v ले लेते हैं। x रिप्रेजेंट करता है 10 को और v करता है 5 को। सो x की प्लेस पर रखेंगे 10 प्लस 5। अब यहाँ पर भी 10 जो है वो 5 से बड़ा है। अब इनको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। सो ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, L, X एंड I। सो L रिप्रेजेंट करता है 50 को और X 10 को और I 1 को। सो L की प्लेस पर रखेंगे 50, X की प्लेस पर 10 प्लस I की प्लेस पर 1। सो 50 बड़ा है 10 से और 10 बड़ा है 1 से। अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, सो यहाँ पर हो जाएगा 61। सो ये हो गया इसका सेकेंड रूल और उसकी एग्जाम्पल जो कि बहुत ही ईजी है। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल है, एक बड़े रोमन नंबर के लेफ्ट साइड रखा गया एक छोटा रोमन नंबर हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है बड़े रोमन नंबर से। अब ये सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे आगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट उससे पहले हम इसके कुछ नोट्स देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसका जो फर्स्ट नोट है, V, L and D are never written to the left of the larger Roman number and they are never subtracted. ओके, सो ये तो हो गया इसका फर्स्ट नोट। अब हम सेकंड देख लेते हैं। I can be subtracted from V and X only. And third है, X can be subtracted L and C only. Fourth है, C can be subtracted from M and D only. So ये इसकी 4 रूल्स हैं, मीन्स नोट्स हैं, जो कि मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। V, L and D are never written to the left of the larger number and they are never subtracted. मतलब V, L, D जो है वो बड़े नंबर्स की लेफ्ट साइड नहीं होंगे और ना ही वो सब्ट्रैक्टेड हो सकते हैं। I सब्ट्रैक्ट होगा ओनली V और X से।
x सब्ट्रैक्ट होगा ओनली l एंड c से, एंड c सब्ट्रैक्ट होगा ओनली m और d से। सो ये तो हो गए इसके कुछ नोट्स। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैं लूँगी I एंड V। ओके, सो I रिप्रेजेंट करता है 1 को और V रिप्रेजेंट करता है 5 को। सो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। 5 से 1 माइनस किया 4 आ गया, मीन्स जो I है वो ओनली ऑन यहाँ पर V से सब्ट्रैक्ट हुआ है। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, X एंड C। सो X रिप्रेजेंट करता है 10 को और C रिप्रेजेंट करता है 100 को। सो 100 माइनस 10, सो ये हो जाएगा 90। सो यहाँ पर भी वही हुआ है, बड़े नंबर से हमने छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है। सो ये था इसका थर्ड रूल, जो कि बहुत ही इजी है। इसमें बस ये जो फोर्थ नोट्स है इन्हें ध्यान रखना है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। नाउ कम टू द फोर्थ रूल। फोर्थ रूल है, जब दो बड़े रोमन नंबर्स के बीच एक छोटे रोमन नंबर को रखा जाता है, सो उसे तुरंत बाद वाले बड़े रोमन नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब ये भी सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो x I x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर x बड़ा रोमन नंबर है और ये x भी बड़ा रोमन नंबर है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 10 को, और ये I छोटा रोमन नंबर है जो कि रिप्रेजेंट करता है 1 को। अब 10 प्लस 10 माइनस 1 इक्वल टू, अब क्या कहा गया है रूल में कि दो बड़े रोमन नंबर्स के बीच छोटा रोमन नंबर रखा जाता है और फिर उसे तुरंत बाद वाले बड़े रोमन नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सो हम यहाँ पर वही कर रहे हैं। ये 10 है जो कि ये वाला x है, और ये जो x है वो ये 10 है जिससे हम छोटे रोमन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो 10 प्लस 9, 10 से 1 माइनस होगा 9 इक्वल टू 10 प्लस 9 90। सो ये हो गया इसका आंसर, और हमने यहाँ पर इसे बहुत ही इजी वे में समझ लिया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, x I एंड v। ओके, सो यहाँ पर x रिप्रेजेंट करता है 10 को, और ये जो I रिप्रेजेंट करता है ये करता है 1 को, और v रिप्रेजेंट करता है 5 को। सो 10 प्लस 5 माइनस 1 इक्वल टू 10 प्लस 5 से 1 माइनस होगा 4 इक्वल टू 10 प्लस 4 14। सो ये हो गए इसके कुछ एग्जाम्पल्स जिससे हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है, और आई होप आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ रूल की तरफ। फिफ्थ रूल है, अगर किसी रोमन न्यूमेरल्स के ऊपर बार लगा हो तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। सपोज v के ऊपर बार लगा है, सो v रिप्रेजेंट करता है 5 को। सो 5 इंटू 1000 इक्वल टू 5000। जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसका आंसर आएगा 5000। एक और एग्जांपल देखते हैं, x पर बार लगा है यहाँ पर, ठीक है। अब x रिप्रेजेंट करता है 10 को, सो 10 इंटू 1000 इक्वल टू 10,000। सो इसी तरह अगर किसी भी रोमन न्यूमेरल्स पर बार लगा हो तो आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। सो ये हमारा लास्ट रूल था यहाँ पर, और इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तो हमें ये रूल्स और क्लियर हो जाएंगे। सो बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की तरफ।
एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रोमन न्यूमेरल्स। यहाँ पर ये जो 12 दे रखा है इसे हमें रोमन न्यूमेरल्स में एक्सप्रेस करना है। सो 12 इक्वल टू 12 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10 + 2 इक्वल टू, अब यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 2 है, सो 10 के लिए आएगा x एंड 2 के लिए आएगा I, जो कि इसका रोमन न्यूमेरल्स है। अब इसी तरीके के क्वेश्चंस हम आगे भी करेंगे, सो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इसे भी हमें रोमन न्यूमेरल में एक्सप्रेस करना है। सो 26 इक्वल टू, अब 26 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10 + 10 + 5 + 1। अब यहाँ पर हमने 26 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, अब इनके रोमन न्यूमेरल्स देख लेते हैं। सो 10 का होता है x और यहाँ पर भी 10 है, सो x, 5 के लिए होगा v एंड 1 के लिए होगा I। सो ये हो गया 26 का रोमन न्यूमेरल्स। अगर आप इसी स्टेप से करेंगे तो आप बड़े से बड़े नंबर्स का भी रोमन नंबर्स निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल, इसे भी हमें हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स में बताना है। सो x और l, मतलब यहाँ पर x प्रेजेंट कर रहा है 10 को और l प्रेजेंट कर रहा है 50 को, बट 50 10 से बड़ा है। सो 50 - 10, इनको माइनस करेंगे सो आएगा 40, विच मीन्स एक्सेल प्रेजेंट करता है 40 को। सो ये हो गए हमारे क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इजी हैं। आपको बस यहाँ पर थोड़ा सा जो हमारे 7 बेसिक सिंबल्स हैं उनका ध्यान रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। यहाँ पर ये जो रोमन नंबर दे रखा है इसे हमें हिंदू अरेबिक न्यूमेरल में एक्सप्रेस करना है। सो x x v, सो ये जो x और x है इसके लिए आएगा यहाँ पर 20 और v के लिए आएगा 5। सो इनको जब ऐड करेंगे सो ये हो जाएगा 25, मीन्स x x v रिप्रेजेंट करता है 25 को। सो ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। अगर आपने रोमन टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा सो आप क्वेश्चंस भी बहुत इजीली कर पाएंगे। अब यूजिंग ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स क्या होते हैं ये तो आप सभी को पता है, बट हम यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सो फर्स्ट ब्रैकेट है पैरेंथेसिस ब्रैकेट, इसे हम राउंड ब्रैकेट भी कह सकते हैं और स्मॉल ब्रैकेट भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट ब्रैकेट है स्क्वायर। सो स्क्वायर ब्रैकेट को हम बॉक्स ब्रैकेट भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट ब्रैकेट है करली ब्रैकेट, क्योंकि ये करली शेप में है सो इसीलिए इसे करली ब्रैकेट कहेंगे। करली ब्रैकेट को हम ब्रेसेस भी कहते हैं। ओके, सो ये कुछ ब्रैकेट्स हो गए हैं। इसके अलावा और भी कई ब्रैकेट्स होते हैं, बट अभी हम बात कर रहे हैं ब्रैकेट के यूज़ की। सो ब्रैकेट का यूज़ किसी चीज़ को क्लैरिफिकेशन या फिर एक्सप्लेनेशन या फिर सिंप्लीफिकेशन करने के लिए किया जाता है। सो यहाँ पर हमें ये सब चीज़ें अभी क्लियर नहीं होगी, जब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की तरफ। Ajay and Vijay play every day for 2 and 3 hours
respectively. How many hours do they play for in a week? अजय और विजय हर दिन 2 से 3 घंटे खेलते हैं, तो हमें ये फाइंड करना है कि वो पूरे वीक में कितने घंटे खेलते हैं. So in a week, Ajay and Vijay play for, अब 1 वीक में 7 डेज होते हैं. सो 7, अब यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे आवर्स को, क्योंकि हमें आवर्स यहाँ पर फाइंड करना है. सो ये क्लैरिफिकेशन हो रहा है कि यहाँ पर हमें आवर्स को फाइंड करना है. अब 7, 2 + 3 हो जाएगा 5 आवर्स. अब यहाँ पर इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा. आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर दो नंबर्स के बीच कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा. सो 7 × 5 आवर्स इक्वल टू 7 × 5 = 35 आवर्स. मीन्स Ajay and Vijay play 35 hours in a week. So ये हो गया हमारा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इजी था. और यहाँ पर आपने ब्रैकेट का यूज़ भी देख लिया है कि कैसे हम ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं. अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सिंप्लीफाई. अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसे हमें सिंप्लीफाई करना है. ओके, सो 4 × 107. अब यहाँ पर ब्रैकेट में है 107, सो इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. सो 4 × अब इस 107 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ताकि हमें मल्टीप्लिकेशन करने में और आसानी हो जाए. सो 100 + 7, ये हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन. अगर 100 में 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 107. सो यहाँ पर हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट करके राइट किया है. अब क्या करेंगे, इस 4 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर इस 4 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा. सो 4 × 100 + 4 × 7. ओके, अब 4 का 100 में मल्टीप्लिकेशन होगा, सो ये होगा 400 + 4 × 7 = 28. अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, सो ये हो जाएगा 428. सो ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन. जैसे ही ब्रैकेट से हमने यहाँ पर इसे डिस्ट्रीब्यूट करके और मल्टीप्लिकेशन करके इसे ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया है. सो इसी तरीके से ब्रैकेट का यूज़ होता है. अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था. सो 102 × ब्रैकेट में लिखेंगे 108. ओके, अब इस 102 और 108 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि हम इसे सिंप्लीफाई कर पाएँ. सो 102 के लिए होगा 100 + 2 × 108 के लिए लिखेंगे 100 + 8. ओके, यहाँ पर हमने दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. अब 100 + 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100 + 8 में. सो 100 × 100 + 8 + 2 100 + 8. अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों में और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों में. सो 100 × 100
प्लस 100 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 8। अब इन सभी का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। सो 100 का 100 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 10,000 प्लस 800 प्लस 200 प्लस 2 एट द 16। अब सबको हम ऐड कर देंगे। सो 1 1 0 1 6 मतलब 11,016 इसका जो आंसर है। सो यहाँ पर ये थोड़ी सी मेथड लॉन्ग है बट बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं।